Hello students, welcome to Faichima classes in collaboration with City Model College। अभी तक हम लोग क्लास 11th में मोशन इन वन डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन यानी यूनिफॉर्म मोशन, फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन और उसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के यूजेस, इनको अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा। आज हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन में कुछ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिखेंगे और पाएंगे कि ग्राफ किस प्रकार से हम अपने मोशंस में बनाते हैं और उनको स्टडी करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टडी द ग्राफ्स इन अवर दिस चैप्टर। ग्राफ्स। ओके, तो ग्राफ्स में सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफ ऑफ पैराबोलिक शेप। कब कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन या किस तरह का स्ट्रेट लाइन मोशन या कैसा मोशन दिया जाए और उस मोशन का जब हम ग्राफ बनाएं तो कब हमारा ग्राफ पैराबोलिक शेप का बनता है, इसको हम लोग यहां पर स्टडी करेंगे। जैसे कि कोई बॉडी स्टार्ट होती है फ्रॉम ओरिजिन से और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। स्टार्ट तो ओरिजिन से हुई है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, लेकिन उसमें कोई कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और जब एक्सेलरेशन होता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है यानी एक्सेलरेशन, तो वो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। एक्सेलरेशन नेगेटिव है यानी रिटार्डेशन, तो वेलोसिटी उसकी डिक्रीज करती है। तो आइए इस प्रकार से अपना कोई एग्जांपल लेते हैं और उसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ बनाते हैं। तो जैसे कोई डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बीच में एक रिलेशन है, x इज इक्वल टू हाफ AT²। ये सिंपली आप उस फॉर्मूले से कंपेयर कर सकते हो कि s इज इक्वल टू होता है आपका ut प्लस हाफ AT²। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये टर्म आपका गायब हो गया और s इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ AT²। तो इस तरह का आपको रिलेशन दिया हुआ है और इस पर हमें ग्राफ बनाना है। हालांकि इस ग्राफ को हम लोग पहले भी बना चुके हैं, लेकिन इस ग्राफ सेगमेंट में स्पेशली हम ग्राफ की बातें कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम दोबारा से यहाँ पर बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली आपकी जो x की वैल्यू है यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है और टाइम की डिफरेंट वैल्यूज को रखेंगे तो आपकी डिफरेंट x की वैल्यूज आएंगी और फिर उसी को लेकर अपने ग्राफ पर अपने पॉइंट्स शो करते हैं और फिर उनको मिलाकर ग्राफ जनरेट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है, यदि वो एक्सेलरेशन हमने 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसिडर कर लिया है फॉर द सेक ऑफ आवर ग्राफ कैलकुलेशन वैल्यूज के लिए, कि एक्सेलरेशन जो है वो कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इस तरह से जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का रिलेशन होगा उस पर हम ग्राफ बनाएंगे x वर्सेस t। तो क्या रिलेशन हमारा फाइनली बन जाता है, जब a की वैल्यू हम 1 लिख देते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ t²। ठीक है, अब हम t की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यूज को निकालेंगे। तो इस तरह से t की डिफरेंट वैल्यूज को रखने पर, टाइम की डिफरेंट वैल्यूज को रखने पर, 0, 2, 4, 6, 8 को रखने पर x की जो वैल्यूज आएंगी वो इस तरह से आएंगी। इसको आप इजीली यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे t की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 स्क्वायर 16, 16 बाई 2 8। तो इसी तरह से आप सारी वैल्यूज डिस्प्लेसमेंट की आपने यहाँ से निकाल ली। अब इसके लिए हम ग्राफ को बनाएं तो ग्राफ इस तरह से आता है। वर्टिकल एक्स एक्सिस पे हम डिस्प्लेसमेंट रखते हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वो वैल्यू रखते हैं जिस पर वर्टिकल वैल्यू डिपेंड करती है, यानी t। हॉरिजॉन्टली हमने t रखा और वर्टिकल हमने t पे डिपेंड करने वाली वैल्यू को रखा और इस प्रकार से डिफरेंट टाइम पर जो वैल्यूज थी उनको लेकर ग्राफ बनाया कि टाइम 2 सेकेंड पर आपकी डिस्प्लेसमेंट 2 था तो हमने 2 पर रख दिया। टाइम 4 पे आपका डिस्प्लेसमेंट 8 था तो यहाँ कहीं 8 होगा। टाइम 6 पे डिस्प्लेसमेंट आपका 18 था तो यहाँ कहीं पे 20 और 15 के बीच में कहीं 18 होगा। और टाइम 8 पर आपका डिस्प्लेसमेंट 32 था तो 30 और 35 के बीच में यहाँ कहीं होगा। और जब हमने मिलाया तो इस तरह से आपका ग्राफ जनरेट हो गया। तो ये ग्राफ देखिए आप एक पैराबोलिक शेप में और पैराबोला का हाफ पार्ट है। यदि आप t की वैल्यू नेगेटिव की ले लें, यानी आप ग्राफ x के इस तरफ भी बनाना चाहें, अभी तो हमने t की पॉजिटिव वैल्यूज ली है तो ग्राफ आपका इस तरफ बना हुआ है। यदि टाइम की नेगेटिव वैल्यू आप कंसीडर करें तो आपका ग्राफ इस तरफ बनेगा और वो ग्राफ कैसा बनेगा,
वो ग्राफ आपका इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से आपके x इज इक्वल टू हाफ टी स्क्वायर का जो ग्राफ होगा वो इस तरह का पैराबोला होगा, जिसका जो ओपन होगा वो ओपन टूवर्ड्स द आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं जिस टर्म का स्क्वायर होता है उस टर्म के साथ उसका कर्व नेचर होते हुए जाता है, और जो ग्राफ बनता है पैराबोला उसका जो ओपन होता है, ओपन हिस्सा उसका उस x की तरफ होता है जो वैल्यू t पर आपकी डिपेंड कर रही होती है। तो ये एक आपका पैराबोला का ग्राफ हो गया, और ये जो रिलेशन है आपका एक क्वाड्रेटिक रिलेशन है, और जब कभी भी क्वाड्रेटिक रिलेशन होता है तो आपका ग्राफ हमेशा पैराबोलिक नेचर का ही बनता है। अब यहाँ पर केवल हम t की पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेते हैं, इसलिए टाइम पॉजिटिव लेते हैं, तो इसलिए ग्राफ आपका सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ इस तरफ ही बनता है, इधर आपका ग्राफ नहीं बनता है। ठीक है, तो ये आप रिलेशन को देखकर भी आप जान सकते हैं हमेशा कि किस तरह का रिलेशन है, और उसी तरह का आपका ग्राफ बनेगा। हर बार हम टाइम की डिफरेंट वैल्यूज को रख करके वैल्यू नहीं निकालते, और ना ही हम पॉइंट्स रख के फिर हम ग्राफ को बनाते हैं। कई बार हम सिर्फ ग्राफ के शेप को स्टडी करते हैं, और ग्राफ का शेप हमको उसकी इक्वेशन से ही मालूम हो जाता है। तो यहाँ पर आगे भी हम लोग ग्राफ की इक्वेशन से ही शेप को आइडेंटिफाई करने और ग्राफ को बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर देखिए, अब इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, तो यहां पर देखिए जो टर्म है वो x का स्क्वायर है, और x पे डिपेंड वैल्यू क्या है y। तो हमने पीछे देखा था जो डिपेंड वैल्यू होती है उस तरफ की ओर आपका पैराबोला ओपन होता है, और यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी ग्राफ आपका पैराबोलिक बनेगा, लेकिन ओपन किस तरफ होगा, y एक्सिस पे ओपन होगा। तो इसका ग्राफ आपका इस तरह से बनेगा। ठीक है, x का टर्म स्क्वायर का है, तो x की तरफ से वो कर्व लेते हुए जाएगा, और जो आपका पैराबोलिक शेप बनेगा वो ओपन किस तरफ होगा, ओपन आपका y की तरफ होगा। ऐसे ही इसका दूसरा हम देख लें, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये इक्वेशन ही दी हो आप पे किसी मोशन की इस प्रकार से हो, तो स्क्वायर फंक्शन तो x का है, ओपन ये y की तरफ होगा जैसा यहां पर है, लेकिन x क्योंकि नेगेटिव है तो इसलिए जो y का जो ओपन स्पेस होगा वो आपका y का नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू रखेंगे आप, x की कोई भी वैल्यू रखेंगे, चाहे नेगेटिव रखें चाहे पॉजिटिव, स्क्वायर होने के बाद क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव से क्या आ जाएगा, नेगेटिव, यानी y की वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है, नेगेटिव रहने वाली है। तो इस वजह से इस तरह का फंक्शन जब होगा तो इसका नेगेटिव होने की वजह से जो ग्राफ होगा वो नेगेटिव y एक्सिस की तरफ ओपन होगा। तो ये आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया, और ये आपका ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब यदि आपका ग्राफ इस प्रकार से y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, अब यहाँ पर y के फंक्शन के इसके ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब जो हमारा कर्व होगा वो y एक्सिस की तरफ से कर्व नेचर होगा, और ओपन जो होगा वो किधर होगा, x एक्सिस की तरफ ओपन होगा। तो अब जो ग्राफ आपका बनेगा वो आपका y की तरफ से कर्व होता हुआ जाएगा, y की तरफ से कर्व होता हुआ जाएगा, और ओपन किधर की ओर होगा, x की तरफ ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक वैल्यू है वो y की है और लीनियर वैल्यू आपकी x की है। तो जिस तरफ लीनियर वैल्यू होती है उसी तरफ आपका जो पैराबोला होता है वो ओपन होता है। तो इस प्रकार से आपका दूसरा इक्वेशन लेते हैं हम, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि y की वैल्यू आप पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, और x यहाँ पर क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो फंक्शन आएगा उसका जो ग्राफ होगा वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ओपन होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह से y की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे y की वैल्यू नेगेटिव हो, आपकी ये वैल्यू कैसी आएगी, हमेशा नेगेटिव आएगी, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है तो ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी। तो इस तरह से यदि y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स इस फॉर्म में कोई फंक्शन है तो आपका जो पैराबोला बनेगा वो ओपन होगा टूवर्ड्स माइनस एक्स एक्सिस, और जो कर्व नेचर होगा वो आपका पैराबोला का होगा इस तरह से। इसको आप नोट कर लें। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, जो अभी तक हमने दो ग्राफ्स देखे उन्हीं ग्राफ्स का हम यूज देखेंगे, और किस प्रकार से उनको हम अपनी दी हुई क्वेश्चंस में यूज करते हैं और कैसे हमारे फर्दर क्वेश्चंस सॉल्व होंगे।
सपोज एक रिलेशन है आपका s इज इक्वल टू यू टी, तो यहाँ पर देख रहे हैं लीनियर रिलेशन। तो हम पहले भी जान चुके हैं कि जब भी दो क्वांटिटीज के बीच में लीनियर रिलेशन होता है तो जो ग्राफ बनता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। तो से फॉर दिस एग्जांपल s इज इक्वल टू यू टी लिया हुआ है हमने, यहाँ वेलोसिटी कोई ले ली हमने u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमने ले लिया कि टाइम की वैल्यू इस मोशन में कितनी है, 0 से 5 सेकेंड तक के लिए। अब यदि इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो यदि आप वैल्यूज रख के ड्रा करें तो टाइम t की वैल्यू 0, फिर डिस्प्लेसमेंट कितना है, टाइम t की वैल्यू 1, फिर डिस्प्लेसमेंट कितना है एज पर दिस फार्मूला u की वैल्यू रखने के बाद, तो आपका ये वैल्यूज आएगी। और इन वैल्यूज को लेकर यदि आप ग्राफ ड्रा करोगे तो आप इस तरह का स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपका ड्रा होगा, क्योंकि आपके हर वैल्यू पर जो टाइम दिया हुआ है और टाइम के अकॉर्डिंग जो आपका डिस्प्लेसमेंट आया है वो जब आप रखेंगे तो आपका एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो इसको आप नोट कर लें। ओके, तो अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, तो ये तो स्ट्रेट लाइन आपका ग्राफ आ गया इस दिए हुए इक्वेशन का। अब सपोज हम कोई दूसरा मोशन लेते हैं जिसमें एक्सेलरेशन है। यहाँ पर तो एक्सेलरेशन नहीं था, वेलोसिटी कांस्टेंट थी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट थी तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपका इस इक्वेशन के हिसाब से स्ट्रेट लाइन होता, और हमने वैल्यूज रख के निकाला तो भी आपका स्ट्रेट लाइन आ गया। अब हमने नेक्स्ट देखा कि कोई इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन तब हम यूज करते हैं जब हमारा कोई एक्सेलरेशन दिया होता है, या और वो एक्सेलरेशन आपको कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच के इस रिलेशन का यूज कर पाते हैं। अब यहाँ पर यदि हमने इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लें इस तरह से, और एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड कंसिडर कर लें, तो आपका s इज इक्वल टू हाफ टी स्क्वायर का वही रिलेशन आ जाएगा जो हमने पिछले टर्म में जो जस्ट पीछे हमने इसको किया था। अब इस पर ग्राफ बनाएंगे, और यदि वैल्यूज को आप निकालें और उन वैल्यूज को लेकर के ग्राफ बनाएं तो आपका ग्राफ जो बनेगा वो इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ हो गया आपका s इज इक्वल टू हाफ टी स्क्वायर का, और ये ग्राफ हो गया s इज इक्वल टू 2t का। ठीक है, यानी लीनियर रिलेशन है तो आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है। क्वाड्रेटिक रिलेशन है, t का फंक्शन स्क्वायर है तो t की तरफ से कर्व होते हुए जा रहा है, s की तरफ से आपका ओपन हो रहा है, तो ये ग्राफ आपका s की तरफ से ओपन है, और इस प्रकार से आपका s इज इक्वल टू हाफ टी स्क्वायर का ग्राफ बन गया। और कौन सी पॉसिबल सिचुएशन बनती है उनको देखते हैं कि जैसे सपोज रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन है तो a इज इक्वल टू -1 लेंगे, और सपोज इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, और फॉर्मूला यूज करेंगे तो कौन सा यूज करेंगे, अब s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि आपका रिटार्डेशन होने की वजह से a यहाँ पर नेगेटिव है। तो ऐसी कंडीशन में s और टाइम के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा, तो यदि हम वैल्यूज को रख कर देखें कि डिफरेंट टाइम पर, टाइम इज इक्वल टू 0 से लेकर 4 सेकेंड तक, इनिशियल वेलोसिटी 4 और एक्सेलरेशन आपका 1 मीटर स्क्वायर रखें, और फिर हम टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच की वैल्यूज का एक चार्ट बनाएं, और उस चार्ट से यदि हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह का बनता है। तो ये आपने देखा कि अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग इक्वेशंस की वजह से जो ग्राफ बन रहा है वो आपका इस तरह से बन रहा है। अब यहाँ पर तो फिर से ये ग्राफ हमने वैल्यूज को निकाल करके और उनको पुट करके रखे हुए हैं, लेकिन कई बार हमको बिना वैल्यूज को निकाले सिर्फ इक्वेशन को देख कर ही हमको सही ग्राफ बनाना पड़ता है। तो अब हम कैसे कौन सा ग्राफ बनाएंगे, कब हम जानेंगे कि ग्राफ यहाँ पर होगा, कब हम जानेंगे ग्राफ ऐसा होगा, कब हम जानेंगे स्ट्रेट लाइन होगा, इनको यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा। जैसे अभी सेकंड वाले पार्ट में देखिए, इस थर्ड वाले पार्ट में, फर्स्ट वाला पार्ट तो आप समझ चुके हैं कि s इज इक्वल टू 2t है, इस लीनियर रिलेशन है, और लीनियर रिलेशन का हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, तो ये तो आपको पता है। इस वाले पार्ट में भी देख लिया क्वाड्रेटिक रिलेशन है, s इज इक्वल टू हाफ टी स्क्वायर है, और t की तरफ से स्क्वायर होकर फंक्शन जाएगा, तो वो आपका आपने ग्राफ बना लिया इस तरह से। लेकिन जब आप थर्ड ग्राफ को बनाते हैं तो यदि आप यहाँ पर ये वैल्यूज को पुट नहीं करते तो आपके लिए सोचना मुश्किल हो जाता है कि कैसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो अब आपको देखते हैं कि कैसे इस ग्राफ को हम बिना इक्वेशंस को रख के हम बना सकते हैं। ठीक है, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ तो आप इक्वेशन देख के तुरंत बना लेंगे, लेकिन ऐसे ग्राफ को बनाते समय आपको सोचना पड़ेगा कि हमारा ग्राफ किस तरह का बन रहा है और वास्तव में वो कैसे जाएगा, कहाँ पर जाएगा। ओके, तो इतना नोट करिए। अब हम इसके बाद नेक्स्ट चीज को देखते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। सपोज ये डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए हमें कोई ग्राफ बनाना है, और एक फंक्शन तो दिया है s इज इक्वल टू यू टी। तो अभी तक आप अच्छे से समझ चुके हैं कि s इज इक्वल टू यू टी लीनियर रिलेशन है, उसका ग्राफ कैसा बनेगा, उसका ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन बनेगा।
बिना किसी वैल्यूज को जाने आप जानते हैं कि एस इज इक्वल टू यू टी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। यहाँ पर वर्टिकल वैल्यू एस है और ये आपकी हॉरिजॉन्टल वैल्यू टी है। आप कोई दूसरा ग्राफ लेते हैं, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ आपका करीब इस तरह का बनेगा। अब देखिए इस ग्राफ को बनाने में ये हो सकता है कि आप ग्राफ यहाँ पर बनाएं जैसे बना हुआ है, या आप ग्राफ इस तरह से बनाएं, या आप ग्राफ ऐसा बनाएं, या हो सकता है आप ग्राफ वाई एस इज इक्वल टू यू टी लाइन के ऊपर ही बना सकते हैं, आप ग्राफ ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये कोई भी ग्राफ आपके एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर के हो सकते हैं। ऐसे ही जो एस इज इक्वल टू यू टी की जो लाइन है वो लाइन यहाँ से भी स्ट्रेट जा सकती है, और वो लाइन आपकी किसी और जगह से भी स्ट्रेट यानी ऐसी भी जा सकती है, ठीक है, ऐसी भी जा सकती है। कुल मिला के वो स्ट्रेट लाइन रहेगी, ठीक है। और वो एंगल उसका कोई भी हो सकता है, उसका स्लोप कोई भी हो सकता है, क्योंकि स्लोप तो तभी डिसाइड होगा जब हम वैल्यूज को पुट करके रखेंगे। अभी हम यहाँ पर सिर्फ ग्राफ के नेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से एस इज इक्वल टू यू टी के लिए ग्राफ आप यही बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं। कोई भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आप चूज कर सकते हैं एस इज इक्वल टू यू टी के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना होता है ग्राफ का और उसके नेचर को समझना होता है। ऐसे एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर का ग्राफ हमने तो यहाँ पर ये बनाया है थिक बॉर्डर वाला, लेकिन आपके कई ग्राफ हो सकते हैं। कोई भी ग्राफ एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर का आप बना सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि ग्राफ वो यहाँ से जा रहा है कि यहाँ से जा रहा है कि यहाँ से जा रहा है कि यहाँ से जा रहा है। यहाँ पर हम सिर्फ ग्राफ के नेचर की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने एग्जाम्पल तौर पर ले लिया कि एस इज इक्वल टू यू टी का ग्राफ सपोज यहाँ से जा रहा है और हाफ ए टी स्क्वायर का ग्राफ यहाँ से जा रहा है। अब एक नया फंक्शन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन है तो ग्राफ क्लियर है, ये क्वेश्चन है तो ग्राफ हमारा ये क्लियर है। यदि ये क्वेश्चन होगा तो ग्राफ कैसा पॉसिबल होगा, किस तरह का पॉसिबल होगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है ये एक तरह से इन दो इक्वेशंस के सम के इक्वल है। ये पोर्शन हो गया यू टी प्लस ये पोर्शन हो गया हाफ ए टी स्क्वायर, यानी इसका जो ग्राफ बनेगा इन दोनों के ग्राफ का सम होगा। और ग्राफ के सम का मतलब हो गया कि जैसे t1 पर आपके इस ut की वैल्यू, ये ut है, तो किसी टाइम t पर ut कितना है और उसी टाइम पर हाफ ए टी स्क्वायर कितना है, फिर दोनों का जो सम होगा वो होगा इस इक्वेशन का s। तो सपोज इस ग्राफ को बनाना चाहें तो t1 पर ये ut1 हो गया और ये देखिए ये हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यही हाफ ए टी स्क्वायर का आपने ग्राफ बनाया है, तो t1 पे हाफ ए टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, इतना, ठीक है। इसी तरह t2 पे ut कितना हो जाएगा, ये t3 पे ut कितना हो जाएगा, ये t4 पे ut कितना हो जाएगा। यानी ut की अलग अलग टाइम पर ये वैल्यू जो है ये आपकी यहाँ पर हमने इस तरह से शो कर रखी है। तो ये वैल्यूज क्या है, ये वैल्यूज आपकी ut है, ठीक है, ये ut यानी ये इस तरफ इतना पार्ट है। अब हमको इसका ग्राफ बनाना है तो इसमें आपको हाफ ए टी स्क्वायर पार्ट और ऐड करना है, और अकेले हाफ ए टी स्क्वायर कैसा है, ये अकेला हाफ ए टी स्क्वायर है। तो यदि t1 की बात करें तो t1 पे ये हाफ ए टी स्क्वायर है, तो यदि हम s की बात करेंगे तो ये हाफ ए टी स्क्वायर आपके ut में ऐड होना चाहिए, क्योंकि ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। तो इस हाफ ए टी स्क्वायर को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐसे यहाँ पर भी ये आपका है ut और ये हो गया आपका हाफ ए टी स्क्वायर, तो इस जगह पर भी हाफ ए टी स्क्वायर ut के ऊपर आप ऐड कर देंगे। तो हमारा पॉइंट s के लिए क्या आ जाएगा, हमारी s की पहले ये वैल्यू आई थी, अब s की वैल्यू ये आ गई ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे ये ut ये हुआ इस जगह का हाफ ए टी स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया, तो ये हो गया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यानी इस तरह से हर पॉइंट पर जो अब हमारा s होगा, ये वाला जो s होगा वो इस तरह से आपके पॉइंट्स आ जाएंगे, और इन पॉइंट्स को जब आप मिला देंगे तो ये जो ग्राफ बनेगा ये ग्राफ बन जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका फाइनल ग्राफ हो गया। तो ये हो गया हाफ ए टी स्क्वायर का ग्राफ, ये हुआ ut का ग्राफ, और ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये कर्व ऊपर की ओर चला गया, इस तरह से ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो इस वो प्रोसेस को आपको समझना है कि किस तरह से हमारा नया ग्राफ बनेगा। तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो ut ग्राफ यदि ये है तो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपका पैराबोलिक नेचर हो गया, उस पैराबोलिक नेचर में आपका ut ऐड हो रहा है, यानी इस वाले ग्राफ से ये ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा, और नेचर कैसा रहेगा, इसका नेचर आपका पैराबोलिक ही रहेगा। यहाँ हो सकता है आपको हल्का से ये स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा हो, लेकिन ये आपका पैराबोलिक नेचर के रूप में ही रहेगा। ये हाफ ए टी स्क्वायर का
ये यूटी का और ये यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का। ठीक है, इसको अब आप नोट कर लीजिए। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब सपोज फिर से हम ग्राफ बना रहे हैं एस और टी के बीच में। ये आपका एस है, यहां पर मैं एस लिख दूं, ये आपका एस है और ये आपका टाइम है। ठीक है, एस और टाइम के बीच में ग्राफ। तो हमको फिर से पता है कि एस इज इक्वल टू यू टी ग्राफ कुछ ऐसा होगा। एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर का ग्राफ किधर था, हाफ ए टी स्क्वायर का ग्राफ इधर था, ऐसा था। ये आपका हाफ ए टी का स्क्वायर, ये जो ग्राफ है ये आपके हाफ ए टी स्क्वायर का, यानी टी की तरफ का कर्व नेचर, लेकिन ओपन होगा आपका एस की तरफ। किसका, एस इज इक्वल टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये माइनस हाफ ए टी स्क्वायर का है, तो हम पीछे देख चुके हैं। अभी भी जो कर्व होगा वो टी की तरफ होगा, लेकिन जो ओपन होगा वो माइनस एस की तरफ ओपन होगा। तो इस तरह से जो अब एस इज इक्वल टू माइनस हाफ ए टी स्क्वायर ग्राफ होगा, वो कर्व तो अभी भी टी की तरफ से है, लेकिन जो पैराबोला बन रहा है उसका जो माउथ है वो किधर की ओर ओपन हो रहा है, माइनस एस की ओर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका माइनस एस लिया हुआ है। तो ये हो गया एस इज इक्वल टू यू टी ग्राफ, ये हो गया एस इज इक्वल टू माइनस हाफ ए टी स्क्वायर ग्राफ। अब देखिए माइनस हाफ ए टी स्क्वायर के ग्राफ भी कई हो सकते हैं। एक तो ये बनाया है, ये ग्राफ भी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर का हो सकता है, ये ग्राफ भी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर का हो सकता है, ये ग्राफ भी हो सकता है। ये सारे ही ग्राफ आपके माइनस हाफ ए टी स्क्वायर के हैं, क्योंकि ये सब कहाँ है, ये सब आपका नीचे की ओर ओपन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे ही ग्राफ आपके माइनस हाफ ए टी स्क्वायर के हैं। हाफ ए टी स्क्वायर का मतलब टी से लेकर स्क्वायर का फंक्शन, यानी पैराबोला बनेगा, और वो किधर ओपन होगा, माइनस है, इसलिए एस की तरफ ओपन होगा। यानी पैराबोला कंप्लीट करें तो इस तरह से आपका पैराबोला दोनों तरफ से बनेगा। ठीक है, तो ऐसा पैराबोला बनेगा। तो इसमें से कोई भी एक लाइन आप चूज कर सकते हैं अपने एस इज इक्वल टू माइनस हाफ ए टी स्क्वायर के ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम केवल पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राफ का नेचर देख रहे हैं। इसलिए ये वैल्यू मायने नहीं रखती कि आप कौन सा ग्राफ ले रहे हैं, आप ये ग्राफ ले रहे हैं कि ये 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 ले रहे हैं। कोई भी एक लाइन उस शेप को रिप्रेजेंट करनी चाहिए जो आपके ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरीके से एस इज इक्वल टू यू टी की लाइन तो ये हो गई, और माइनस हाफ ए टी स्क्वायर की हो गई। प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती तो इधर से ऐसे जाती। ठीक है, इधर से ऊपर इसी का मिरर इमेज बन रही होती है आपकी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की, जो पिछले केस में थी। तो अब ये हमारी यू टी और माइनस हाफ ए टी स्क्वायर का ग्राफ हमने बना लिया अलग अलग। अब यदि हमको बनाना है एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर का, तो क्या होगा, देखिए इस एस ग्राफ का मतलब हो गया कि हर टाइम पर जो एस की वैल्यू है वो यू टी की वैल्यू में हाफ ए टी स्क्वायर की वैल्यू माइनस हो जा रही है। तो इस तरह से हम देखेंगे पिछले केस की तरह ही। तो ये तो आपकी हर पॉइंट पर यू टी की वैल्यू हो गई, यू टी वन, यू टी टू, यू टी थ्री, यू टी फोर, यू टी फाइव। ऐसे ही आपकी ये वैल्यू क्या हो गई, ये हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी हाफ ए टी स्क्वायर, ये हाफ ए टी थ्री स्क्वायर, हाफ ए टी फोर स्क्वायर, हाफ ए टी फाइव स्क्वायर। ये माइनस की वैल्यू है और ये प्लस की वैल्यू। ठीक, जो नेट वैल्यू आएगी वो इन दोनों के रिजल्टेंट से आएगी। रिजल्टेंट मतलब इसकी वैल्यू माइनस ये वैल्यू। तो जब आप माइनस करेंगे तो किस तरह से क्या हो जाएगा, देखिए यूटी में, आपके यूटी में ये वैल्यू माइनस हो रही है, तो ये सारी वैल्यू यूटी की है, और यूटी में आपकी हाफ ए टी स्क्वायर को क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया गया। तो जो फाइनल बचेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यूटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब इस तरह से जो ये ग्राफ बना, ये ग्राफ बन गया आपका यूटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर का। तो आपका फाइनल जो रिजल्ट आ गया वो ये आ गया। ये हो गया एस इज इक्वल टू माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ये यूटी हो गया, और ये हो गया आपका यूटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, कि जब हम कोई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते हैं तो उसका जो स्लोप होता है वो उसके किसी पॉइंट पर डाले गए टेंजेंट के एंगल को शो करता है। तो इस तरह से जो आपका स्लोप है वो वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस तरह का ग्राफ है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो एंगल है, यानी जो स्लोप है वो इंक्रीज कर रहा है, यानी वेलोसिटी आपकी इंक्रीज कर रही। अब यदि ऐसे ही ग्राफ इस तरह का बना हो तो यहाँ पर यदि आप टेंजेंट ड्रा करेंगे और उनके आप एंगल्स को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनके बीच का जो एंगल है वो आपका डिक्रीज कर रहा है पहले के कंपेरेटिवली। पहले बड़ा बन रहा है और फिर बाद में एंगल छोटा होता जा रहा है। तो यहाँ पर आपका स्लोप डिक्रीज हो रहा है, यानी ये आपका जो ग्राफ है ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये जो ग्राफ था यहाँ पर आपका स्लोप इंक्रीज कर रहा था और ये आपका इंक्रीजिंग वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये चीज भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
ऐसे ग्राफ बनाते समय कई बार क्या होता है कि स्टार्टिंग टाइम जब जीरो होता है तो हमारी जो पोजीशन होती है वो ओरिजिन पे ना होकर हम पहले से ही कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन के साथ में रखते हैं। तो उस केसेस में जब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे तो टाइम t इज इक्वल टू जीरो पर ऑलरेडी जो आपकी पोजीशन है वहां से आप अपने ग्राफ को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मोशन तो वहां से स्टार्ट हो रहा है टाइम t इज इक्वल टू जीरो पर, लेकिन जो पोजीशन देखी जाती है वो हमेशा ओरिजिन से देखी जाती है। तो यदि आप ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं यानी इनिशियली आपका डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से कोई नहीं है तो आपका जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो सेंटर से यानी ओरिजिन से होगा, जैसे यहाँ पर ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ये आपको ऑलरेडी बता दिया गया कि जब टाइम t इज इक्वल टू जीरो है यानी जब मोशन स्टार्ट हुआ है तब ऑलरेडी आप पहले से ही ओरिजिन से किसी डिस्टेंस पर हैं, तो आप अपने ग्राफ में भी उस डिस्टेंस से ही अपने ग्राफ को स्टार्ट करेंगे। अब ग्राफ का नेचर कैसा होगा ये डिपेंड करेगा कि आपका डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन किस तरह का है। वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है, वो इस पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन ऊपर की ओर भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन नीचे की ओर भी हो सकता है, कर्व हो सकता है, कर्व नीचे की ओर भी हो सकता है, कर्व ऊपर की ओर भी हो सकता है, कैसा भी ग्राफ हो सकता है। ग्राफ डिपेंड करेगा आपके इक्वेशन पर, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा टाइम t इज इक्वल टू जीरो पर। यदि ऑलरेडी आपकी कुछ पोजीशन आपने है तो वहां से आपका ग्राफ स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से। और फिर ग्राफ का जो स्लोप होता है वो तो आपकी वेलोसिटी को बताता ही है किसमें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। अब हम कोई क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, इसको समझते हैं और देखते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है, ए बॉडी थ्रोन अपवर्ड, कोई बॉडी ऊपर की ओर थ्रो की गई है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है टाइम के साथ में, उसको लेकर हमको एक ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे कि ये कोई आपकी बॉल है, टाइम t इज इक्वल टू जीरो पर, कहां पर है, ग्राउंड पर है। तो ग्राउंड पर होने का मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ठीक है, तो अब आप इसको देखिए क्या करना है, यहाँ पर इसको हम ऊपर की ओर थ्रो करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी से जाएगी ऊपर की ओर, फिर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, एक मैक्सिमम हाइट पहुंचेगी और फिर वहां से वापस आना शुरू कर देगी। तो यदि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट पहले ऊपर की ओर था और फिर बाद में नीचे की ओर हो गया। तो यदि ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव मानेंगे तो हमारा ग्राफ जो बनाएंगे वो पॉजिटिव डायरेक्शन को देख के बनाएंगे, किधर की डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मानी है। यदि ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो नीचे आते समय जो डायरेक्शन हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो आइए इस चीज को हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। ओके, तो आप यहां पर देखिए, जैसे ये बॉल है तो आप यदि पाएंगे इसको यदि हम थ्रो करते हैं नीचे से तो ये किसी हाइट h तक जाती है और फिर ये वापस आती है। तो इस प्रकार से पहले जो इसका डायरेक्शन है वो ऊपर की ओर है और फिर डायरेक्शन क्या है इसका, नीचे की ओर है। ठीक है, अब यदि इसका ग्राफ बनाना चाहें कि कैसे कैसे एसपी डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है टाइम के साथ में, तो पहले तो ये ऊपर जा रही है और फिर ये नीचे जा रही है, तो हमको एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना पड़ेगा, क्योंकि जब उसके अपोजिट चलेगा तो हम उसको निगेटिव मानेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो इसलिए डायरेक्शन को ध्यान देना जरूरी है। यदि डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव साइड में है तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव होगा, यदि डायरेक्शन आपका निगेटिव साइड में है तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका निगेटिव डायरेक्शन को शो करना चाहिए। ठीक है, तो आइए इस चीज को आगे देखते हैं। ओके, तो ये देखिए, तो अब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते हैं तो क्या करेंगे, टाइम इज इक्वल टू जीरो पे उसका डिस्प्लेसमेंट क्या था, तो टाइम इज इक्वल टू जीरो पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है, तो यहाँ पर जीरो रखेंगे। ठीक है, अब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वो फॉर्मूला होगा हमारा h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जब ऊपर की ओर थ्रो करेंगे तो h निकालने के लिए डिफरेंट टाइम पर आप किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, वो करेंगे h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्योंकि ऊपर की चीज आपने पॉजिटिव मानी है तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन नीचे की ओर है तो जी आपका इसीलिए नेगेटिव लगाया गया हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में कैसा रिलेशन आ गया, इस तरह का रिलेशन आ गया। ठीक है, अब टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे h कितना था, टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे h भी जीरो था, इसलिए इसका जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो कहां से होगा, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होगा। और इसका ग्राफ किस तरह का था, हमने लास्ट टर्न पे बनाया था, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, क्योंकि क्या है ये ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब ग्राफ बनाते समय आप ग्राफ इसका ऐसा भी बना सकते हैं, आप ग्राफ इसका ऐसा भी बना सकते हैं, आप ग्राफ ऐसा भी बना सकते हैं। ये सभी ग्राफ यहाँ पर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनका जो शेप है वो आपका ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर रिप्रेजेंट करने वाला शेप है। अब जा कहां से रहे हैं ये आपके इनकी रियल वैल्यू पे डिपेंड करेगा, इसलिए हमको
कहाँ से ये जा रहे हैं, इनकी हाइट कितनी है, इस पर ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ इनके शेप को बनाना है कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो ग्राफ का शेप होगा वो ये होगा। अब वो ग्राफ का शेप स्टार्ट कहाँ से होगा, ये ध्यान देने वाली बात है कि t इज इक्वल टू 0 पे आपका h कितना होगा, 0 होगा, इसलिए हमारा ग्राफ स्टार्ट यहां से होगा। और नेचर कैसा होगा, नेचर वो इस तरह का होगा, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का। इसको नोट करिए, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग, ये एक बार तो ये ऊपर पहुंच गया, तो ऊपर पहुंचने में मैक्सिमम हाइट हो गई ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर की। तो सपोज वो हाइट कितनी हो गई, मैक्सिमम h। तो एट टाइम t पर जब ये यहां पहुंच जाता है, तो टाइम t पर जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया, तो हमारा ग्राफ भी हमारी उस मैक्सिमम हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर जो आपका बॉल पहुंच जाएगा वो फिर वापस आएगा, तो वापस आते समय जो उसका मोशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, वो उसका मोशन अपोजिट डायरेक्शन में है। इसलिए हम h का जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो h इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर को यूज करेंगे। यदि यहां से आप यूज करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी यहां से वापस आते समय 0, डायरेक्शन नीचे की ओर है, ठीक है, और नीचे की ओर डायरेक्शन h हम कैसे ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, तो h इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा। अब माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, तो माइनस हाफ जी टी ग्राफ आपका इस तरह का होता है, ठीक। लेकिन ये ग्राफ नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये ग्राफ तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं, जबकि जो हमारा ये h होगा वो h ऑलरेडी यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, h आपका ऑलरेडी मैक्सिमम होगा, h की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम होगी, यानी t इज इक्वल टू 0 यदि इसमें इक्वेशन में रखते हैं तो t इज इक्वल टू 0 पे आपका h यानी स्टार्टिंग मोशन जो था, तो h कितना था, ऑलरेडी मैक्सिमम था। इसलिए ये ग्राफ 0 से स्टार्ट ना होकर कहां से स्टार्ट होगा, ये आपका h से स्टार्ट होगा, ठीक। अब एक बात और है अभी भी कि ये जो आपका ग्राफ है ये टाइम t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, जबकि जो हमारा मोशन है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, जब पहला मोशन खत्म हो चुका है, और पहला मोशन कब खत्म हो रहा है, t पे खत्म हो रहा है। तो इसलिए ये हमारा जो ग्राफ है कहां से स्टार्ट होना चाहिए, जब मोशन हमारा पहला खत्म हो रहा है, उसके बाद ये मोशन खत्म हो रहा है, इसलिए जो स्टार्ट होगा आपका वो यहां से स्टार्ट होगा। तो इस तरह से आपके जाने का ग्राफ हो गया ये, और आपके आने का ग्राफ हो गया ये। तो पूरे मोशन का ग्राफ कैसा हो गया, पूरे मोशन का ग्राफ इस तरह से हो गया। तो पहले डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रही थी, फिर बाद में डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रही थी। इसका स्लोप लेंगे आप, तो स्लोप आप देख रहे हैं पहले वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, और बाद में आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, क्योंकि स्लोप आपका इंक्रीज होता जा रहा है। तो पहले वेलोसिटी डिक्रीज कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्लोप जो है, स्लोप आपका डिक्रीज करता जा रहा है, और यहाँ पर स्लोप क्या है, स्लोप आपका इंक्रीज करता जा रहा है। तो आपका स्लोप भी रिप्रेजेंट कर रहा है इस मोशन की वेलोसिटी को, और जो ग्राफ का h और t है ये रिप्रेजेंट कर रहा है अलग अलग टाइम पर h की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, ठीक। तो अब आप इसको नोट कर लें, फिर नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब इसी में अभी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जगह पर यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूछा होता तो इसमें क्या डिफरेंस हो जाता है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, अब हम इसी को डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। तो एक बात ध्यान रखिए, डिस्प्लेसमेंट में हम देखते हैं कि हमारा जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है वो किस डायरेक्शन में। जब आपकी बॉल ऊपर जा रही थी तो आपका डिस्प्लेसमेंट, मोशन जरूर ऊपर की डायरेक्शन में था और आपका डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की डायरेक्शन में था। जब बॉल नीचे आ रही थी तो मोशन नीचे की तरफ था, लेकिन आपकी जो h की वैल्यू थी वो अभी भी आप ओरिजिन से यानी ग्राउंड से ऊपर की ओर ले रहे थे, यानी डिस्प्लेसमेंट अभी भी ऊपर ही था ग्राउंड की तरफ, मोशन जरूर नीचे हो रहा था, और इस h से जो वैल्यू निकालते वो ऊपर से निकलती, लेकिन यहां पर जो हम पोजीशन रखते हैं वो ग्राउंड के कंपैरिजन में उसकी पोजीशन को लिखते हैं, क्योंकि जब आप जाते समय h का फॉर्मूला लगा रहे हो h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो आपके बॉल की जो पोजीशन है वो आप ग्राउंड से देख रहे हो, ग्राउंड से कितनी डिस्टेंस पर है, ठीक है। जब आप ऊपर से आते समय करोगे तो इस फॉर्मूले से तो भले ही ऊपर से कितनी डिस्टेंस चली है वो लिखेंगे, लेकिन जो आपकी पोजीशन है वो अभी भी आपकी पोजीशन पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, ग्राउंड से ऊपर ही है। जब ग्राउंड से नीचे चले जाएंगे आप, यानी अपने ओरिजिन से नीचे चले जाएंगे, तब आपका डिस्प्लेसमेंट नीचे की डायरेक्शन में होता, लेकिन अभी यहाँ पर जो आपकी पोजीशन है वो अभी भी ऊपर की डायरेक्शन में है, इसीलिए जो आपका कर्व आ रहा है h इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर वो अभी भी आपकी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब है आपकी ग्राउंड पोजीशन से ओरिजिन पोजीशन से डिस्टेंस, ठीक है। अब ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। यदि हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें
तो जब तक बॉडी डायरेक्शन चेंज नहीं करती तब तक तो आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होता है। तो यही ग्राफ आपका जाते समय के लिए डिस्प्लेसमेंट का है और यही ग्राफ जाते समय डिस्टेंस का भी है। लेकिन जैसे ही इसने डायरेक्शन नीचे की ओर कर ली, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो रिड्यूस होता जा रहा है, यानी जो h की वैल्यू है वो कम होती जा रही है और पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे क्योंकि आपकी ओरिजिन से अभी भी ऊपर ही है। लेकिन यदि डिस्टेंस लेंगे तो डिस्टेंस क्या होता है, ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट था जाते समय का, डिस्टेंस उसी में ऐड होगा, क्योंकि डिस्टेंस में हम पॉजिटिव निगेटिव नहीं लेते, डिस्टेंस हम टोटल लेंथ को लेते हैं। तो जिस पोर्शन से डायरेक्शन चेंज हुई है, यानी यहां से डायरेक्शन चेंज हुई है जब आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल टॉप पॉइंट पे पहुंच गया है और वहां से उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट का जो स्लोप है वो तो चेंज हो गया है, नीचे की ओर आ गया है, लेकिन जो डिस्टेंस होगा वो इसी का आपका मिरर इमेज होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि वो लगातार इंक्रीज वैल्यू हो रही है। ये वैल्यू टॉप से वैल्यू डिक्रीज कर रही है, एच की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन डिस्टेंस इंक्रीज करी और फिर इंक्रीज की है। तो इसलिए जब इसी ग्राफ को यदि हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे तो जहां से आपका डायरेक्शन चेंज होता है वहां से हम उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचकर इसकी हम मिरर इमेज बना देंगे और इस तरीके से जो ये आपका टोटल होगा ये आपका डिस्टेंस इमेज हो जाएगा, ये आपका डिस्टेंस शो करेगा क्योंकि डिस्टेंस पहले भी इंक्रीज करिए और बाद में भी इंक्रीज करिए और उसी तरीके से इंक्रीज करिए जिस तरीके से आपका डिस्प्लेसमेंट रिड्यूस हुआ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये बन जाएगा, ठीक है, और जबकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये बनेगा। तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको डिफरेंस रखना है, ठीक है। तो ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया उसी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के द्वारा। अब आप इसको नोट कर लें। अब नेक्स्ट देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ये ग्राफ भी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो यहां पर हम एक बार दोबारा इनको बना ले रहे हैं जल्दी से। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपका स्ट्रेट लाइन होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है यानी v इक्वल टू यू प्लस 80 का रिलेशन है, u स्टार्टिंग 0 है तो आपका जो v स्टार्ट होगा कहां से, टाइम t इक्वल टू 0 पे v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। u 0 है आपका और टाइम t इक्वल टू 0 है तो v की वैल्यू क्या हो गई, 0। यानी जब टाइम 0 है तो आपकी वेलोसिटी भी 0 होती है, यानी ग्राफ आपका सेंटर से स्टार्ट होगा। तो v इक्वल टू 80 का ग्राफ ऐसे स्टार्ट हो गया। और यदि ये 0 नहीं है तो इसका मतलब v इक्वल टू यू प्लस 80 लगाएंगे और टाइम t 0 रखेंगे तो भी आपकी v की कुछ ना कुछ वैल्यू ऑलरेडी है, कितनी है, u है। इसलिए जो आपका ग्राफ स्टार्ट होगा वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ वैल्यू लेके स्टार्ट होगा और इस तरह से स्टार्ट होगा। तो ये होगा v इक्वल टू 80 का ग्राफ और यहाँ पर 80 में u जुड़ गया, यानी आपका ग्राफ थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया u वैल्यू को लेकर के। तो ये आपका हो गया v इक्वल टू यू प्लस 80 ग्राफ। ऐसे यदि आपका निगेटिव का ग्राफ हो तो आपका निगेटिव में क्या हो जाएगा, ये आपका 80 ग्राफ है और निगेटिव ग्राफ हो जाएगा ऐसा हो जाएगा -80 और u पहले है, यहाँ u पहले से है तो आपका स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। तो इस तरह से जो आपका ग्राफ हो जाएगा u -80 का वो इस तरीके से होगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जब आप -80 ग्राफ बनाएंगे तो -80 ग्राफ नीचे की ओर होगा। ये ग्राफ है -80 का और ये ग्राफ है +80 का। +80 ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, -80 ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन इस इक्वेशन में ऑलरेडी जब t 0 है, t की वैल्यू 0 पुट करें, यानी जब t आप लेते हो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे उस t की वैल्यू 0 है, यदि हम t 0 रखेंगे तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, u। यानी जो हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा वो ओरिजिन से स्टार्ट ना हो करके वो कुछ ना कुछ वैल्यू u से स्टार्ट होगा। इसीलिए ग्राफ का नेचर तो -80 का ही है लेकिन स्टार्ट हो रहा है t इक्वल टू 0 जब u वैल्यू थी। तो इस तरह से v इक्वल टू u माइनस 80 ग्राफ ये होगा, u प्लस 80 ग्राफ ये होगा, 80 ग्राफ ये होगा। तो इस तरह से ग्राफ में आपको डिफरेंस आना चाहिए जिस प्रकार की इक्वेशंस दी होंगी। इसको आप नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, अब हम आगे देखते हैं ग्राफ नॉट पॉसिबल। कौन कौन से ग्राफ पॉसिबल नहीं। तो जैसे ये दो ग्राफ हमने बनाए, एक ग्राफ तो ये बना आपका वेलोसिटी टाइम के बीच में और डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में भी हम ग्राफ बनाए और कुछ ग्राफ इस तरह से आए। तो आप यहाँ पर देखेंगे इस टाइम t पर आपका ग्राफ कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ये स्ट्रेट लाइन ये बता रही है कि टाइम t पर ही वेलोसिटी की वैल्यू या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कई सारी वैल्यूज हैं, यानी कई सारे यहाँ पर डॉट्स आप बनाएंगे तभी इस लाइन को ऐड करेंगे। तो ये लाइन ये बता रही है कि एक ही टाइम पर बॉडी की कई सारी वेलोसिटी है और कई सारी उसकी डिस्प्लेसमेंट है।
तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक ही टाइम पर किसी बॉडी की कई सारी वेलोसिटी हो और कई सारी डिस्प्लेसमेंट हो। एक समय पर बॉडी की एक ही वेलोसिटी हो सकती है और एक ही डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, इसलिए इस तरह का ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ऐसे कोई दूसरा ग्राफ सपोज इस तरह का बनाया, तो ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि यदि हम कोई एक पर्टिकुलर टाइम लें तो इस टाइम पे देखेंगे कि हमारी वेलोसिटी यहाँ पर भी है और वेलोसिटी यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर भी ग्राफ बता रहा है कि एक ही टाइम पर आपकी दो वेलोसिटी हैं या दो डिस्प्लेसमेंट है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए टाइम के पर कोई परपेंडिकुलर लाइन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की नहीं हो सकती, और वहां पर कोई दो पॉइंट इस प्रकार से नहीं हो सकते जो किसी एक ही ग्राफ पे हो, क्योंकि ऐसा होने पर यह बता रहा है कि आपकी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इस प्रकार से चेंज कर रही है कि इस पर्टिकुलर टाइम पर ये वेलोसिटी भी है और ये वेलोसिटी भी है, तो दो वेलोसिटी एक ही टाइम पर नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसको अब आप नोट कर लें।